हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन रहते ही हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट। निचले स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि जो सबसे निचले पायदान है, यानी कि ग्राम स्वराज, ग्राम अवस्था, उसमें लोगों को प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्या स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। जब लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होंगी अपने छोटे छोटे इलाके में, तो वो अपने समस्या को स्वयं पहचानेगा और उसे स्वयं हल करने के लिए तत्पर रहेगा। सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने 1870 ईस्वी में वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की। अगर वित्तीय विकेंद्रीकरण की सबसे पहले बात किसने की पूछ देगा क्वेश्चन में, तो 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में। लेकिन 1870 में जो बात हुई विकेंद्रीकरण की, वह वित्तीय विकेंद्रीकरण थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर सिर्फ विकेंद्रीकरण पूछेगा तो वह हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लेकिन अगर वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात होगी तो वह 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। तत्पश्चात 1881-82 में तात्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए एक पूरे देश में उपखंड बनाया जाए, तालुका बोर्ड बनाया जाए और जिला बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। यह प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ हुआ अधिकार पत्र। ठीक है, तो यह स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा हुआ, जो 1881-82 में लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया। और राज्यों को छोटे छोटे तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड, ये सब में जो छोटे छोटे में बांट देना है, उसी को हम लोग स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1919 में भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? स्थानीय स्वशासन के बारे में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, जो 1919 में आया था। 1919 में ही हमारे यहाँ रॉलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में आया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही हमारा क्या आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई, जिसे हस्तांतरित विषय के रूप में माना गया और इसे प्रांतों में हस्तांतरित विषय के रूप में माना गया। ठीक है दोस्तों, जो द्वैध शासन है, और द्वैध शासन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो द्वैध शासन स्थापित करने का श्रेय लियो कार्टिस को जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लियो कार्टिस के द्वारा द्वैध शासन स्थापित किया गया। और जो 1919 का भारत शासन अधिनियम या चेम्सफोर्ड सुधार जो है, उसमें द्वैध शासन को मुख्यतः प्रांत में स्थापित किया गया और इसे हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। मीन्स कि यह हस्तांतरण हो सकता है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया।
1919 में प्रांत के लिए हस्तांतरित विषय बनाया गया, द्वैत शासन लाया गया, लेकिन 1935 में स्थानीय स्वशासन जो है उसको पूर्णतः किसका विषय बना दिया गया? राज्य का विषय बना दिया गया, क्योंकि राज्य का छोटा छोटा जो गांव होता है, जो पंचायत होता है, कुछ गांवों को मिला के एक पंचायत बनता है, तो उसमें इसलिए इसे राज्य के विषय के अंतर्गत रखा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने पर की, जब इसे राज्य का विषय बना दिया गया, राज्य का विषय, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो गांधी जी का एक सपना था कि हम ग्राम स्वराज की अवधारणा को स्थापित करेंगे, तो इसी के उद्देश्य से 1935 के शासन अधिनियम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि हम ग्रामों को आगे बढ़ाएंगे। इसी उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों का प्रत्यक्ष जुड़ाव ग्राम इलाके से होता है और लोग शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन सकेंगे। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई, और यह दोनों कार्यक्रम ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कब कब शुरुआत हुई है, तो डेट याद रखिएगा दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953। जब ये दोनों कार्यक्रमों ने अपने उद्देश्य प्राप्ति में असफल हो रहे थे, तब इनकी असफलता की जांच के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम यह अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो रहे थे, तो इसकी असफलता, आखिर यह असफल क्यों हो रहा है, इसके जांच के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में दिया। किसे दिया? एनडीसी के समक्ष रखा। तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायत के लिए गठन होने वाली सबसे पहली समिति है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नवंबर 1957 में यह एनडीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें इन्होंने कुछ सिफारिशें दी। जो सिफारिशें निम्न है, इसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्कीम को स्थापित करना। सबसे पहला सुझाव दिया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्कीम को स्थापित करना। स्थापित करना कहाँ? ग्रामों में स्थापित करना। पंचायत, दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो होगा उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था या त्रिस्तरीय पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। इनका सुझाव था। किनका सुझाव था? जो बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी उसका यह सुझाव था, और उसमें यह त्रिस्तरीय पद्धति में क्या क्या होगा समिति, उसके बारे में बताया है कि सबसे पहला होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा पंचायत समिति, और तीसरा होगा जिला परिषद। इन तीनों स्तरों पे जो ग्राम पंचायती व्यवस्था है उसको बांटने का सुझाव दिया। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव तथा दो अन्य में अप्रत्यक्ष चुनाव की बात की। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसमें प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जिस तरह से हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा विधायक का चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सांसद का चुनाव करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव हमारे यहाँ किस में लागू है? अप्रत्यक्ष चुनाव हमारे यहाँ राष्ट्रपति में है, राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव की भूमिका में करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव से इन लोगों का चुनाव होता है।
नेक्स्ट है पंचायत समिति को कार्यकारिणी संस्था तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी संस्था बनाया जाना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश दिया कि जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति, क्योंकि पंचायत के लोगों के द्वारा ही समिति बनता है, इसलिए यह पंचायत समिति को कार्यकारिणी संस्था बनाया जाए, क्योंकि पंचायत का जो भी काम हो, जो भी समस्या हो, उसका निदान यही समिति के द्वारा होना चाहिए। इसलिए इसे कार्यकारिणी संस्था बनाया जाए तथा जिला परिषद को सलाहकारी, सलाह देने वाला, किसको सलाह देने के लिए? पंचायत समिति को सलाह देने के लिए, और राज्यों में समन्वय की भूमिका निभाने के लिए, और समय समय पे कार्यों का सही से निष्पादन हो रहा है या नहीं, उसका पर्यवेक्षण के लिए जिला परिषद को यह भूमिका दिया जाए, ऐसा सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। नेक्स्ट है जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। जिला कलेक्टर जो डीसी है उसे जिला परिषद का क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाए। यह बलवंत राय मेहता समिति का कुछ सुझाव था। एनडीसी ने जनवरी 1958 में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों को स्वीकार किया। एनडीसी ने कब स्वीकार किया? जनवरी 1958 में। 57 में गठन हुआ, नवंबर में वह रिपोर्ट देता है और उसे एनडीसी ने जनवरी 1958 में स्वीकार करता है। हालांकि जब वह स्वीकार किया, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कठोर बंदिशें नहीं लगाया। हालांकि उसने राज्यों को एक कठोर प्रतिमान के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था विकसित करने के लिए मजबूर नहीं किया कि हम जो सुझाव दिए हैं या जो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो सुझाव आया है उसी के अनुरूप आप लोगों को पंचायती स्तरीय व्यवस्था को अपनाना है, ऐसा कोई कठोर नियम नहीं था। इसके बावजूद कि सभी राज्यों को अपने अनुकूल पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने और स्वीकृति करने की आज़ादी दी गई। इसी व्यवस्था के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में कब? 2 अक्टूबर 1959 को देश के प्रथम पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। और यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उस समय देश के पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। इसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश, जो एक दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, उसमें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। तत्पश्चात अन्य राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो पंचायती राज व्यवस्था का कौन कौन सा व्यवस्था किस राज्य में है उसे हम लोग देखते हैं। तो राजस्थान में अगर हम लोग देखते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अगर देश के राज्यों में देखा जाए तो अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें द्विस्तरीय व्यवस्था लागू है, जबकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें तो 4 स्तरीय व्यवस्था लागू है। अब उन 4 स्तरीय व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्था है? तो सबसे निचले पायदान की व्यवस्था है या निचले कड़ी की व्यवस्था है वह ग्राम पंचायत की है। उससे ऊपर वाली व्यवस्था जो है वह अंचल पंचायत है। उससे भी ऊपर वाली व्यवस्था है वह आंचलिक है। और उससे भी ऊपर या कह दे कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर की संस्था या ऊपर का परिषद कौन है? तो जिला परिषद है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित अन्य समितियां, दोस्तों हम लोग आगे ही देख चुके हैं कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित अगर पहली समिति पूछ दे तो वह बलवंत राय मेहता समिति है। और अगर हम लोग अब नेक्स्ट आ रहे हैं दूसरी समिति, तो दूसरी समिति अशोक मेहता समिति है। तो अशोक मेहता समिति क्या क्या कहा है, कब लाया, किसके द्वारा लाया गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किया। कब गठन किया? 1977 में। 1977 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा गठन किया गया पंचायती
राज्य को सशक्त बनाने के लिए अशोक मेहता समिति का। और इसने जो 1977 में जो इसका गठन हुआ, और यह अपनी रिपोर्ट कब देता है? 1978 में देता है। अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट 1978 में देता है, जिसमें इसने निम्नलिखित क्या दी है? सिफारिशें दी हैं। इन सिफारिशों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला सिफारिश, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर गांवों को मिलाकर मंडल पंचायत बनाया जाएगा। 15,000 से 20,000 की जो जनसंख्या है गांवों की, उन सबों को मिला के क्या बनाया जाएगा? मंडल पंचायत बनाया जाएगा। यह अशोक मेहता समिति का एक सिफारिश था। दूसरा है, जिला परिषद जिला स्तर पर योजनाओं के लिए उत्तरदायी कार्यकारी संस्था होनी चाहिए। जिला परिषद को उत्तरदायी और कार्यकारी संस्था बनाए जाने की सिफारिश दी। किसने? अशोक राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, पंचायत के सभी चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष भागीदारी। प्रत्यक्ष भागीदारी की बात किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति में ऐसा कोई सुझाव नहीं था, इसलिए इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जिला स्तरीय संस्था द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाए। सामाजिक अंकेक्षण बोले तो ऑडिट किया जाना चाहिए, और यह ऑडिट जिला स्तरीय संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए। जिला स्तरीय संस्था ही अपने राज्यों में, राज्य के गांवों में अंकेक्षण करेगा। ऐसा सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से पृथक होना चाहिए। यह सबसे अच्छा सुझाव अगर देखेंगे तो यह सबसे अच्छा सुझाव है, क्योंकि विकास पंचायत विकास के कार्यों को देखेगा, ग्राम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और न्याय पंचायत है जो समाज में न्याय की व्यवस्था को देखेगा। इसलिए इन दोनों का पृथक होना आवश्यक था। इसकी अध्यक्ष की योग्यता जज के बराबर होनी चाहिए। यह किसने कहा? अशोक मेहता समिति ने। और यह एक अनहोनी वाला सिफारिश था। क्यों? क्योंकि पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसकी योग्यता जज के बराबर हो, ये सही प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर SC ST को आरक्षण देना चाहिए, जो कि अभी भी लागू है। ST और SC को उसकी जनसंख्या के आधार पे अभी भी पंचायती व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद में होनी चाहिए। राज्य मंत्री परिषद में होनी चाहिए इसका? पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति, ताकि वह पंचायती राज संस्थाओं के मामले को देख सके। इससे हट के देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत का पदेन सचिव पंचायत सेवक। पंचायत समिति का पदेन सचिव BDO होता है, और जिला परिषद का पदेन सचिव DDC होता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जिला परिषद का पदेन सचिव DDC होता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, और पंचायत समिति का BDO होता है, जबकि ग्राम पंचायत का पंचायत सेवक होता है। नेक्स्ट समिति देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट समिति है JVK राव समिति। यह पंचायत से संबंधित, पंचायती व्यवस्था से संबंधित तीसरी समिति है। पहली समिति हम लोग क्या देखे? बलवंत राय मेहता समिति देखे। दूसरी समिति हम लोग क्या देखे? अशोक मेहता समिति देखे। तीसरी समिति JVK राव समिति हम लोग देख रहे हैं। यह समिति कब गठन किया गया? यह समिति 1985 में गठन किया गया। पंचायती राज संस्था पर JVK राव समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। यह सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, योजना आयोग के द्वारा JVK राव समिति का गठन किया गया। यह योजना आयोग के द्वारा, तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट समिति देखते हैं LM सिंघवी समिति।
एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा किया गया। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एल.एम. सिंघवी कमेटी का गठन हुआ। वह कब हुआ? 1986 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए इसे हम लोग एल.एम. सिंघवी समिति के नाम से जानते हैं। इसने एल.एम. सिंघवी ने पंचायती राज के पुनरुत्थान के सुझाव के लिए गठित की गई थी। किसके लिए गठित की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए। पुनरुत्थान के लिए मीन्स कि पंचायती राज व्यवस्था जो खस्ता हाल में चल रहा था उसके उत्थान के लिए यह कमेटी गठित की गई थी। इस समिति ने पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। एल.एम. सिंघवी ऐसा समिति था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहा कि इसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संविधान में इसे स्थान मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पी.के. थुंगन समिति। 1988 में इसका गठन पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। 1988 में एक समिति गठित की गई जिसे हम लोग पी.के. थुंगन समिति के नाम से जानते हैं। थुंगन समिति पंचायत को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। यह भी जो समिति थी पी.के. थुंगन समिति, इसने भी सुझाव दिया कि जो पंचायती राज है, पंचायत है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। 1989 में तत्कालीन पीएम श्री राजीव गांधी ने पंचायतों में सुधार तथा संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में 64वां, लोकसभा में कैवां संविधान संशोधन विधेयक? 64वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा में किसने? राजीव गांधी ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा से यह विधेयक पास भी हो चुका, लेकिन राज्यसभा से यह विधेयक पास नहीं हो सका। तो इसलिए ये पंचायती व्यवस्था को इस वक्त क्या नहीं मिला? संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि संवैधानिक दर्जा के लिए क्या होता है? लोकसभा से पास होना पड़ता है, दोनों सदनों से पास, लोकसभा से भी पास होना पड़ेगा, राज्यसभा से भी पास होना होगा। उसके उपरांत राष्ट्रपति का सिग्नेचर आवश्यक होता है। जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाए तब वह विधेयक बन जाता है और इसके उपरांत ही वह संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता। लेकिन राज्यसभा में यह विधेयक पास नहीं हो सका, इसलिए इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। तत्पश्चात पीएम पी.वी. नरसिम्हा राव ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया। अब नेक्स्ट पीएम जो है कौन है? पी.वी. नरसिम्हा राव। इसने 73वां संविधान संशोधन लाया। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 दिसंबर व 23 दिसंबर 1992 को पारित किया। जो 73वां संविधान संशोधन है उसे लोकसभा में 22 दिसंबर को और राज्यसभा में 23 दिसंबर को 1992 को पास हुआ, पारित हुआ। इसके उपरांत 17 राज्यों की विधानसभा द्वारा इसे अनुमोदन किया गया। अनुमोदन किया गया कितने राज्यों के द्वारा? याद रखिएगा, 17 राज्यों के द्वारा। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी या अनुमति दे दी। 20 अप्रैल को, 22 दिसंबर को लोकसभा में, 23 दिसंबर को राज्यसभा में और 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के द्वारा पंचायती राज जो विधेयक था उसे अनुमति मिला, स्वीकृति मिला। इसके पश्चात 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। और जब राष्ट्रपति का स्वीकृति मिल जाता है, इसके उपरांत 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया जाता है। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष
24 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसी तरह वीडियो में बने रहें और अपनी तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।